होमोमॉर्फिज्म, तो उसको एंडोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू इटसेल्फ, ये कह सकते हैं जी से जी पर ही। तो डेफिनेशन अपने हिसाब से लिख लो जैसे तुम लोगों को लिखना आता है, वही जी से क्या लिखोगे, लेट जी बी अ ग्रुप। ठीक है, लेट जी बी अ ग्रुप, देन अ मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी इज कॉल्ड, बाकी ऑपरेशन तुम लोग की चॉइस है। अच्छा, इस बार डेफिनेटली ऑपरेशन सेम होगा, इस बार ऑपरेशन अलग कर सकते हैं क्या? इस बार नहीं कर सकते हैं क्योंकि ग्रुप को एक ही ग्रुप लिख रहे हैं ये। लिखो, चाहो तो बोल देते हैं या शॉर्ट में लिख लो क्योंकि ऐसी 3-4 डेफिनेशंस हैं। पहली क्या लिख रहे हो? एंडोमॉर्फिज्म। लेट जी बी अ ग्रुप अंडर एनी ऑपरेशन, जो भी लिखना चाहें। देन a homomorphism homomorphism from G to itself। G to itself का मतलब G से G पर ही, is called एंडोमॉर्फिज्म। इतना अंडरस्टूड होना चाहिए, ये ग्रुप के लिए ही है। क्या मैं, ये तो क्लियर होना चाहिए ये ग्रुप के लिए पढ़ रहे हैं। जब हम रिंग के लिए पढ़ेंगे तो रिंग रिंग एंडोमॉर्फिज्म कह सकते हैं। वैसे क्योंकि लिख चुके हैं जी ग्रुप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरी लैंग्वेज में लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होना चाहिए। दूसरा मतलब ये लिख सकते हैं, अ मैपिंग एफ और अ मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी। अ मैपिंग नहीं, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी है, यहाँ लिख लिया है ना हमने। अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी, अ होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ जी टू जी इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म क्लियर हो गया होगा शायद। तो एंडोमॉर्फिज्म ये है। ऑटोमॉर्फिज्म सेम डेफिनेशन है आइसोमॉर्फिज्म के लिए। तब आइसोमॉर्फिज्म जो जी से जी पर हो जाएगी उसको क्या बोलोगे? ऑटोमॉर्फिज्म। लिख लो, ऑटोमॉर्फिज्म। कैसे लिखेंगे बताओ? लेट जी बी अ ग्रुप, देन मतलब कोई एक लिख लेना इसमें से। जैसे हमने लिखा अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म, या पहला वाला लिख लो, लेट जी बी अ ग्रुप देन आइसोमॉर्फिज्म देन एन आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म में केवल होमोमॉर्फिज्म की जगह क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिज्म। लिख लो। वैसे इनको कम से कम शब्दों में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या लिखें बताओ? एन आइसोमॉर्फिज्म, एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम एन आइसोमॉर्फिज्म एफ, या डायरेक्ट लिख लें एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू इटसेल्फ, फ्रॉम अ ग्रुप जी टू इटसेल्फ।
ठीक है, फ्रॉम अ ग्रुप G2 itself is called ऑटोमॉर्फिज्म। अब इनके बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हम होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। एक और लिखो, मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म, हाँ बताओ क्या। एक होमोमॉर्फिज्म जो साथ में वन वन भी हो तो उसको क्या बोलोगे, मोनोमॉर्फिज्म। इसके बाद लास्ट में है एक एपीमॉर्फिज्म। अच्छा, यहाँ पर जरूरी नहीं है जी से इटसेल्फ पर मोनोमॉर्फिज्म में, तो पहले वाली डेफिनेशन लिख लो चाहो तो। एपीमॉर्फिज्म, एक होमोमॉर्फिज्म जो क्या हो, वन वन भी हो, उसको बोलेंगे मोनोमॉर्फिज्म। शॉर्ट में लिख दें इसको, वन वन होमोमॉर्फिज्म। और ये बताओ, ये होता है ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। बाकी लैंग्वेज तो सभी को आती है, कम से कम शब्द। इटसेल्फ नहीं लिखा है इसमें, इसमें भी इटसेल्फ नहीं लिखा है, समझ गए होगे शायद। तो अब अगर किसी ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर एक मैपिंग हो जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर दे जिसको हम होमोमॉर्फिज्म कहते हैं, बोलो। एफ एक्स ओ वाई इक्वल टू एफ एक्स ओ डैश एफ वाई, दोनों तरफ ओ भी ले सकते हैं। अगर ये सेटिस्फाई कर दे तो क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म। अगर साथ में वन वन हो जाए तो मोनोमॉर्फिज्म। अगर केवल ये दोनों हो तो एपीमॉर्फिज्म। अगर तीनों हो तो, अगर ये कंडीशन जी से जी पर ही हो एंडोमॉर्फिज्म, और ये तीनों कंडीशन अगर जी से जी पर हो तो ऑटोमॉर्फिज्म। उसी को तो आइसोमॉर्फिज्म बोल रहे हैं। मतलब ये हमने इनको कम से कम शब्दों में लिखा है, अगर ये एग्जाम में आता है तो पहले की तरह लिख लेना। जैसे इसको क्या लिखोगे, लेट जी बी अ ग्रुप देन अ मैपिंग फ्रॉम जी टू इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म इफ तीन कंडीशन, इसके बाद तीन कंडीशन लिख देना, इट इज होमोमॉर्फिज्म, इट इज वन वन एंड इट इज ऑन टू। चलो लिखो, लिखो अब कर्नेल, कर्नेल ऑफ अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। बताओ कर्नेल क्या होता है, सुना है कर्नल, कहीं सुना है, कर्नल भी तो सुना होगा। अच्छा, बताओ कर्नल की स्पेलिंग। COLONOL, ये क्या है, ये तो है कर्नल। कर्नल, कर्नल यही होता है, पता है सभी को। चलो ठीक है, लेकिन हम ये कर्नल नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ हम के वाला पढ़ रहे हैं, कर्नल पढ़ रहे हैं। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो ये क्लियर हो गया, कर्नल किसके लिए डिफाइन किया जा रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ग्रुप के लिए नहीं। ठीक है, चलो बताओ क्या होता है। सबसे पहले तो
तो चलो कर्नल ही बता दो तुम लोग, कर्नल छोड़ो, कर्नल क्या होता है? हाँ बताओ क्या बता रहे हो? एक रैंक होती है। रैंक तो सबकी है, कोई ना कोई आर्मी में एक पोस्ट है, मतलब क्या काम क्या है? दुश्मनों को खत्म करना। क्या? क्यों क्यों हंस क्यों रहे हो? नहीं है ये? हाँ तो बटालियन तो किस लिए लीड करना? देश की सुरक्षा के लिए। किससे सुरक्षा? अरे दुश्मनों से। आतंकवादी क्या होता है? दुश्मन। देखो, ये ऐसे ऐसे समझो इसको। पहले हम दो ग्रुप ले, होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं तो दो ग्रुप लेने पड़ेंगे क्या? हाँ, दो ग्रुप लोगे? चलो एक लिख लेते हैं जी, दूसरा लिख लेते हैं जी डैश। ऑपरेशन दोनों में हमने ये एज्यूम कर लिया सेम। यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं, ये सब क्या है? सम एलिमेंट्स, मतलब कुछ भी लिख लो, एक्स वाई जेड जो भी लिखना चाहो। जी के लिए आइडेंटिटी क्या एज्यूम करोगे? ई, तो ई डेफिनेटली होगा इसमें। चलो ठीक है, ई मान लेते हैं इसमें है। उसकी आइडेंटिटी बताओ। ई डैश या एफ ई, कल प्रूव किया एफ ई इक्वल टू ई डैश। हमने एज्यूम कर लिया इसकी आइडेंटिटी क्या है? ई डैश। वैसे ई डैश होता क्या है? नहीं, आइडेंटिटी क्या है? हाँ, मतलब ये मान सकते हो आइडेंटिटी। ठीक है। ये समझो, तुम सब में सबको एक एक एलिमेंट मान ले हम, और किसी एक को आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या है? मतलब सबसे पीछे या सबसे आगे? क्यों? नेगेटिव पॉजिटिव देख रहे हो? आइडेंटिटी जैसे जीरो कुछ काम का नहीं, वन भी कोई काम का नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए कह सकते हो ना? हाँ, तो ये समझ लो जैसे हम यहाँ पर एडिटिव ऑपरेशन ले रहे हैं तो ये जीरो है। फिर जीरो का मतलब क्या? वैनिश हो जाना, खत्म हो जाना। समझ गए? तो बताओ, बीच में कोई मैपिंग हमने ले ली एफ। अब एफ इन एलिमेंट्स को वहां पर क्या करेगा? मैप करेगा, करस्पॉन्डेंस आएगी यहाँ पर जी डैश में इसकी। देखो, क्या ऐसा हो सकता है इसकी इमेज ई डैश हो जाए? बोलो, हो सकता है या नहीं? ये हो सकता है इसकी इमेज भी क्या हो जाए? ई डैश। और ये हो सकता है इसकी इमेज भी ई डैश आ जाए। हो सकता है ऐसा? पॉसिबल है, सारे नहीं। और हो सकता है कि इसकी इमेज भी ई डैश बन जाए। ठीक है, इन सभी एलिमेंट से एक नया सेट देख पा रहे हो? क्या इमेज किसके द्वारा बन रही है, किससे बन रही है इमेज? एफ से ये इमेज बन रही है। तो हो सकता है, डिपेंड करता है फंक्शन पर। तो एक तरह से अगर वो आइडेंटिटी को जीरो की तरह समझते हो, आइडेंटिटी मतलब कुछ नहीं है, तो एफ एक सेट को कुछ एलिमेंट्स ले लिए हैं तो ये भी सेट बनेगा या नहीं? क्या ये भी ग्रुप बन जाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है।
लेकिन ये डेफिनेटली सेट तो है ना एक, इस सेट को ही बोलेंगे कर्नेल ऑफ एफ, होमोमॉर्फिज्म। मतलब देख रहे हो, एफ जिन एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, मतलब जैसे कर्नल का काम, डिस्ट्रॉय किनको, एवरीथिंग। ठीक है, किसको डिस्ट्रॉय करना, चुनिंदा मतलब क्या, दुश्मनों को। ये दुश्मन है, ये चार, इनको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, समझ गए, चुनिंदा सही है तुम्हारा शब्द। तो ये चुनिंदा जो तुच्छ प्राणी है, चुनिंदा लोग, उनके सेट को ही क्या कहते हैं, कर्नेल कहते हैं। कर्नेल लेकिन किसका, एफ का है। सपोज इनके बीच में एक और मैपिंग है टी, तो टी जिनको डिस्ट्रॉय करेगा वो कर्नेल ऑफ टी कहलाएगा। तो समझिए, कर्नेल ऑफ ग्रुप नहीं है, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म है। क्लियर हो गया होगा शायद। तो इसको बोलते हैं कर्नेल ऑफ एफ। ठीक है, ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट फॉर विच एफ ए इक्वल टू ई डैश फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, सेट के वो सारे एलिमेंट जिनको एफ क्या कर देगा, ई डैश में जनरेट कर देगा। ठीक है, बस तुम लोग लैंग्वेज में लिख कर मत आना, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट which can be destroyed by f is called, ये नहीं लिखना है। ठीक है, समझ गए होगे शायद। डेफिनेशन अब कैसे लिखें ये बताओ। देखो, डेफिनेशन जब भी लिख रहे होंगे ना तो समझ में इससे आता है, ये दिमाग में रखो। डेफिनेशन तो भूल जाओगे, ये दिमाग में रख लो, हमेशा डेफिनेशन अपने आप लिख पाओगे। अब बताओ क्या लिखें, लेट जी एंड जी डैश आर टू ग्रुप्स एंड एफ बी आ विद ऑपरेशन, जो भी लिखना चाहो। तो जनरली हम डॉट ऑपरेशन ले रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, तुम लोग चाहो तो लिख लेना अंडर मल्टीप्लीकेशन। एंड एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश। पहले इतना तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ग्रुप वो कर्नेल होमोमॉर्फिज्म के लिए डिफाइन किया जाता है। लेट जी एंड जी डैश आर टू ग्रुप्स अंडर मल्टीप्लीकेशन। बाकी ऑपरेशन ये जरूरी नहीं है मल्टीप्लीकेशन हो। ठीक है, तो डेफिनेशन है, इसलिए एक काम करो, अंडर मल्टीप्लीकेशन मत लिखो वरना कंफ्यूज ना हो जाओ। ये मत, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि केवल मल्टीप्लीकेशन के लिए है, तो अंडर एनी ऑपरेशन लिख लेना चाहो तो। ठीक है, फिर क्या करें बताओ, बोलो। एंड एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज अ होमोमॉर्फिज्म। एक मिनट समझ लो, इनको लिखने का तरीका कल बता चुके हैं, या तो ऐसे लिख लो या तो फिर सीधे थ्योरी में क्या लिख सकते हो, एंड एफ इज अ homomorphism from G to G dash। एक बात और बताते हैं, अगर अंडर मल्टीप्लीकेशन लिख दोगे तो वो गलत नहीं है, हम इसलिए लिखा रहे हैं कहीं तुम लोग को ऐसा ना लगे अंडर मल्टीप्लीकेशन के लिए ही होता है केवल। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसकी जगह और क्या लिख सकते थे, एंड एफ ऑफ जी टू जी डैश इज अ होमोमॉर्फिज्म। देन बताओ क्या, kernel of f is defined as kernel of f, f का मतलब homomorphism is defined as चलो बताओ, के एफ इक्वल टू अब सुन लो जरा एक मिनट, x belongs to G such that
जी के वो एलिमेंट जिनकी इमेज जी डैश में ई डैश हो जाएगी, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू ई डैश, वो लिखने की जरूरत नहीं ना, यहाँ ये लिखना फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। सबको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, सबको आइडेंटिटी नहीं बनाएगा, जिन एलिमेंट्स को आइडेंटिटी कर देगा। तो ये बिल्डर फॉर्म पढ़ना आता है सभी को। एक जी के वो एलिमेंट जिनकी इमेज क्या हो जाए ई डैश। तो क्या ये जो लिखा गया है वही डायग्राम में दिखाया गया है? इट मीन्स सेट ऑफ all the elements in G, हाँ, whose images are image is E dash, कुछ हाँ, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ G का मतलब ये होता है सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट। फिर हम कंडीशन अप्लाई कर दे रहे हैं ना, बाद में हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ G फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू ई डैश। तो ऑल फिर ऑल नहीं रह जाता है क्योंकि कंडीशन अप्लाइड है। देखते नहीं हो कई जगह छोटा सा लिखा होता है कंडीशन अप्लाइड, जो किसी को पता नहीं चलता है। वैसे बताओ क्या लिखेंगे इसके नीचे? थ्योरी में क्या लिख सकते हैं इसको? थ्योरी में क्या लिखें? सेट ऑफ, दैट इज लिख लेते हैं, दैट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, लिख सकते हो ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी फॉर विच और सच दैट, फॉर विच क्या एफ एक्स इक्वल टू ई डैश फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी। अब समझ गए? ऑल फॉर विच लिख दिया, एफ एक्स इक्वल टू ई डैश मतलब वो सारे एलिमेंट जिनकी इमेज ई डैश है। ऑल का मतलब यहां पर समझ गए, ऑल द एलिमेंट ऑफ जी नहीं है, वो सारे एलिमेंट जिनकी इमेज क्या बन गई ई डैश। फोन बंद करके रखा करो। वहां स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन लिख रहे हो तो लिख लिया करो वेयर ई डैश इज, क्योंकि ई डैश हम एज्यूम कर रहे हैं, ये नहीं पता, मतलब ये फिक्स नहीं होता है कि जी डैश की आइडेंटिटी ई डैश ही होगी। तो यहाँ ये जरूर लिखना वेयर, यहाँ पर लिखेंगे वेयर ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। चलो जल्दी नोट करो इसको। तो ये है कर्नेल, ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई। ये रिंग में भी आएगा, आगे वेक्टर स्पेस में भी आएगा, आगे का मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर में आगे ये सब काम में आएंगे। ये जिनको नहीं पता है तो फिर वहां पर कहीं ना कहीं उन बच्चों से पीछे रहोगे जिनको ये सारी चीजें पता है, क्योंकि यही सारी चीजें एक्सटेंड कर ली जाएंगी। अब पहले तो ये बताओ कर्नेल है क्या? हाँ, साइलेंट होता तो चलो एक बार साइलेंट रखो फोन। बताओ क्या ये एक सबसेट है? जब कर्नेल है क्या, अभी एक सबसेट ही तो है किसी ग्रुप का, नॉन एम्प्टी है क्या? कैसे पता नॉन एम्प्टी? कैसे पता है वो होगा? क्यों नहीं? ये भी तो होता है, देखो कि एलिमेंट नहीं है उसकी आइडेंटिटी भी नहीं है। मतलब फाई की जब बात करते हैं तो हम ये लिखते हैं, मतलब ये दिखाना पड़ेगा ना कर्नेल में। कर्नेल का मतलब ये है कि उन एलिमेंट्स का सेट जिनकी इमेज क्या हो ई डैश। हो सकता है फाई की इमेज ई डैश हो, फाई एक सेट है, फाई का मतलब समझ रहे हो क्या? एम्प्टी सेट। ये हम नहीं कह सकते ना कि जी कैसे बनेगा, और ये नहीं, ये नहीं कह सकते हो कि जी, हम इसकी बात कर रहे हैं जैसे ये पूरा जी इसमें है एलिमेंट, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यहाँ एक ऐसा सेट फाई है जिसकी इमेज क्या है ई डैश। ये तो नहीं कह सकते हो ना कि कोई एक एलिमेंट की इमेज ई की हमेशा ई डैश होगी। इससे पता चलेगा नॉन एम्प्टी। समझ रहे हो? नॉन एम्प्टी ऐसे अपने आप नहीं कर सकते हो, ये लॉजिक नहीं लगा सकते हो कि हाँ इमेज यहाँ
ई हो रही है तो डेफिनेटली के में कुछ ना कुछ होगा, वजह देनी पड़ेगी क्यों होगा, नॉन एम्प्टी है या नहीं। तो ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। किसका सबसेट है ये? किसी ग्रुप का। क्या ये भी ग्रुप है? हो सकता है, मे और मे नॉट, मतलब अभी तुम लोग को पता नहीं है इसलिए मे और मे नॉट कह रहे हो ना। अगर हम ये बोलें कर्नेल इज अ सब ग्रुप, हाँ प्रूव तो करेंगे, मतलब ये एक ग्रुप होता है। तो थ्योरम है कि ये जो कर्नेल लिखा है हमने, ये के एफ एक सब ग्रुप होता है। लिखो प्रूव दैट कर्नेल ऑफ अ सब कर्नेल ऑफ अ ग्रुप is also a subgroup. Kernel of a group is also is a subgroup. Also लगाने की जरूरत नहीं है, is a subgroup. थ्योरम। चलो बताओ क्या और कैसे लिखकर आ सकता है। Let F is a homomorphism from G to G dash and KF is kernel of F। ये तो बताना पड़ेगा ना, ये कर्नेल है तो उसे सब ग्रुप प्रूव करो। ये तो बताना पड़ेगा ना, कर्नेल को सब ग्रुप प्रूव करना है तो कर्नेल क्या है ये हमें पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए उसकी। और करके लिख लेना। Let F of G to G dash be a group homomorphism and KF या कैपिटल K से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ओनली K से, and K is kernel of G या G dash। ग्रुप का नहीं होता है कर्नेल, अभी कर्नेल ऑफ एफ होता है। कर्नेल होमोमॉर्फिज्म के लिए डिफाइन किया गया है, कर्नेल ऑफ एफ। देन प्रूव दैट क्या प्रूव करोगे। K is a subgroup, K is सबग्रुप ऑफ G या G डैश या F। F गधे हो, F का सबग्रुप कैसे हो जाएगा, सबग्रुप की डेफिनेशन नहीं पता है। F का मतलब तो होमोमॉर्फिज्म है, मतलब कुछ भी कहीं भी F का कैसे हो सकता है ग्रुप। समझ पा रहे हो कर्नेल, ये डायग्राम देखो अच्छी तरह पहले और इसमें देखो किसका सबसेट है ये, और सब ग्रुप किसके लिए डिफाइन किया जाता है। किसी ग्रुप का एक नॉन एम्प्टी सबसेट होता है, सब ग्रुप ऑफ जी। चलो बताओ कैसे प्रूव करोगे। अब हमें पता, देखो ये कल भी बताया था, सब ग्रुप भले ही हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन बीच बीच में सब ग्रुप आ जाएगा, है ना। ऐसे ही कोई भी डेफिनेशन बीच में कभी भी आ सकती है। तो सब ग्रुप हमने प्रूव किए हैं, कुछ थ्योरम प्रूव किए हैं। कैसे प्रूव की थी, दो स्टेप करते हैं क्योंकि सब ग्रुप के लिए हमने वन स्टेप टेस्ट प्रूव किया था जिसको हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं। क्या था, पहले नॉन एम्प्टी प्रूव करो। A non-empty set of a group is called, is become subgroup if it satisfies only one condition। दो भी प्रूव किए हैं, इनको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं क्या। चलो अभी बताओ क्या करोगे। डायग्राम जरूर ड्रॉ करना। कितने सेट ले लोगे, दो, जिसमें एक जी और दूसरा जी डैश।
ये लिखा है हमने जी, जी डैश, इनके बीच में मैपिंग एफ लिख लें। एक बात का ध्यान रखो, ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ये पढ़ चुके हैं हम। और क्या क्या मानना पड़ेगा? जी एंड जी डैश एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, ई और ई डैश भी लिखना पड़ेगा नॉन एम्प्टी प्रूव करने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, पहले जो गिवन है वो लिख लो, फिर जो प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। लिखेंगे बताओ, वी आर गिवन G and G dash are two groups and F is a homomorphism from G to G dash. G and G dash are two groups. अंडर मल्टीप्लीकेशन लिख लें, तो ऑपरेशन लिख सकते हो कुछ भी। अंडर मल्टीप्लीकेशन and F is a homomorphism from G to G dash. और क्या गिवन है? देन सुनो, ये पहले ही बताया था, जब भी सब ग्रुप प्रूव करना हो, प्रीवियस हमने सब ग्रुप किसको प्रूव किया है? पिछला क्वेश्चन, मतलब सब ग्रुप कभी प्रूव किया हो तो सबसे लास्ट में किसको प्रूव किया हो? जो भी प्रूव किया हो, सब ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ये बताया था पहले अगर कुछ नई डेफिनेशन है तो वो डेफिनेशन लिख लिया करो पहले। ठीक है, तो नई डेफिनेशन क्या है? यहाँ पर कर्नेल की बात कर रहे हैं ना, तो कर्नेल में किस तरह के एलिमेंट आएंगे वो लिखने के लिए हमें कर्नेल की क्या लिख लेनी चाहिए? डेफिनेशन। देन बाय डेफिनेशन ऑफ kernel of f, kf equal to x belongs to G such that fx equal to E dash, where E dash is identity in G dash. Where E dash is identity in G dash. अब हम ये लिख लेते हैं, प्रूव क्या करना है हमें? We have to prove that जैसे देखो, इतनी ज्यादा थ्योरी जो लिख रहे हैं बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कर सकते हैं बहुत शॉर्ट में, लेकिन ज्यादा अच्छा ये होगा, सब्जेक्टिव पेपर है, कुछ लिखा होगा तो ज्यादा बेटर है। वी हैव टू प्रूव दैट, क्या बताओ, कि एफ इज अ सबग्रुप ऑफ जी। अब बताओ क्या प्रूव करेंगे? के एफ को सब ग्रुप प्रूव करना है, दो स्टेप में प्रूव करेंगे। पहले नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए किसी ग्रुप का, और फिर वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करे। कौन सी कंडीशन? नेसेसरी एंड, और फिर वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन सेटिस्फाई करे अगर सब ग्रुप की, तो उसको हम बोलेंगे क्या है? सब ग्रुप है। इन जितने भी ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं, प्रूविंग तो पता होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट भी याद होने चाहिए। बताओ फर्स्ट क्या करोगे, कैसे प्रूव करें? देखो अब सपोज जी की आइडेंटिटी है ई, और जी डैश की आइडेंटिटी ई डैश, देन हमने अभी प्रूव किया था, इसकी इमेज क्या आएगी? एफ ई की इमेज आएगी
एफ ई एंड एफ ई इक्वल टू ई डैश। प्रूव किया है। अब कैसे पता चलेगा कर्नेल में कौन से एलिमेंट है? जी के जिन एलिमेंट की इमेज ई डैश बन जाएगी वो डेफिनेटली के एफ में है। तो के एफ नॉन एम्प्टी कैसे प्रूव करेंगे? वी नो दैट एफ ई इक्वल टू ई डैश। ठीक है, जहां पर ई किसकी आइडेंटिटी है? वी नो दैट एफ ई इक्वल टू ई डैश। ई डैश के बारे में तो बता चुके हैं क्या है, ई के बारे में भी लिख देते हैं। वेयर ई इज आइडेंटिटी इन जी और ऑफ जी, जो भी लिखना चाहते हो। ये क्लियर हो गया। देयरफॉर at least E belongs to KF। समझ नहीं पा रहे हो शायद क्या कर रहे हैं? ये सबको दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि जिनकी भी इमेज, देखो E की इमेज डेफिनेटली क्या होती है? E डैश। E की इमेज E डैश होती है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब E किस सेट में आएगा? अरे जी में तो है ही, ये सेट है KF और KF में वो एलिमेंट आएंगे जिनकी इमेज G डैश में आइडेंटिटी हो रही है। तो E की इमेज G डैश में आइडेंटिटी होती है, तो E तो कम से कम K में आएगा ही। और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं लेकिन कम से कम E है। अगर ओनली E भी हुआ तब भी वो एक ग्रुप है, तो सब ग्रुप तो हो गया। तो ये तो हो गया, अगर ओनली E है तो सब ग्रुप है ही, वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन और भी एलिमेंट्स हुए तो फिर प्रूव करना पड़ेगा हमें। क्या ये कह सकते हो ओनली E है K में? ये नहीं कह सकते हैं, हो सकता है ओनली E हो तो यही क्वेश्चन खत्म हो गई। बताया था ट्रिवियल ग्रुप इज ऑल्सो अ सब ग्रुप। आइडेंटिटी से हमेशा क्या बनता है? सब ग्रुप। तो हमने अभी क्या प्रूव कर लिया है? एटलीस्ट E बिलोंग्स टू KF। इट मींस KF is a non-empty set. It is clear that KF is a non-empty set. Now, कुछ और भी प्रूव करना है। दो पार्ट में करते हैं, एक पार्ट हो गया। अब जो पार्ट बचा हुआ पार्ट है कुछ या नहीं, तो लैंग्वेज हम हर बार ऐसे लिख लेंगे। नाउ इट रिमेन्स टू प्रूव अगर नॉन एम्प्टी सेट प्रूव कर लिया हमने तो क्या और प्रूव करने को रह गया है? किसी भी सेट को अगर हमें सब ग्रुप प्रूव करना है, सपोज हमें इस क्वेश्चन मार्क को सब ग्रुप प्रूव करना है, तो क्वेश्चन मार्क में कितने एलिमेंट लोगे? 2 एलिमेंट लेंगे क्वेश्चन मार्क में और फिर प्रूव करेंगे एक्स वाई इनवर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क। यही कंडीशन है नेसेसरी एंड सफिशिएंट। लेकिन पहले ये क्वेश्चन मार्क क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट। क्या पहले ग्रुप होना चाहिए? लोग मतलब कुछ भी पढ़ रहे हो, जब पहले ग्रुप होना चाहिए तो फिर ये सब करना क्यों है? चलो बताओ। देन इट रिमेन्स टू प्रूव। क्या लाइन और प्रूव करनी है? फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू KF, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो हर 2 एलिमेंट जो कि KF के अंदर हैं उनके लिए ये एलिमेंट भी KF में होना चाहिए। बताओ ये जानते हो या नहीं? अब देख रहे हो अभी तक हमने थ्योरम स्टार्ट तक नहीं की है प्रूव करना और आधा पेज तो भर लिया। ठीक है, इससे एग्जामिनर ये समझ जाएंगे कि इसको नहीं अभी तक तो कुछ नहीं आता है।
वही क्वेश्चन लिख दी। इसके बाद है मेन डेफिनेशन, तो अब करना है ना हमें। ये बताओ कैसे प्रूव करेंगे। इसके बाद देखो कि मेन काम ये कर रहे हैं और वो 4-5 लाइन में हो जाएगा, इसलिए ये थ्योरी जरूर लिखना, इससे कि लगे 2 नंबर में कुछ लिखा है, 2 नंबर में आती है थ्योरम। जब भी ये प्रूव करना हो तो ये गिवन है और वो प्रूव करना है। तो जो गिवन है पहले उसको लेकर चलेंगे और देखेंगे उससे क्या आउटपुट निकल रहा है। बताओ। लेट x, y बिलोंग्स टू kf। ये तो पता है सभी को, ये एज्यूम करना पड़ता है और प्रूव क्या करेंगे, x y इनवर्स बिलोंग्स टू kf। अगर x और y kf में है तो अब इससे क्या आउटपुट निकल रहा है, क्या जानते हो इसके बारे में, क्या बता सकते हो। fx की आइडेंटिटी भी ई डैश है और मतलब सॉरी x की इमेज भी आइडेंटिटी है, और ठीक है बाय होमोमॉर्फिज्म f। therefore fx equal to e dash and fy also e dash। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। अब यहां देखो, हमें प्रूव करना है एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू के एफ। ऑपरेशन अगर ओ लेते तो एक्स ओ वाई इनवर्स लिखा होता, एक्स वाई इनवर्स नहीं लिखा होता। समझ गए। जो हमने एज्यूम किया है उससे जो भी मिल सकता था लिख लिया हमने। प्रूव करना है एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू के एफ। कोई भी एलिमेंट के एफ में कब होगा, जब एफ उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। समझ गए। कोई भी एलिमेंट के एफ में कब आएगा, बताओ ये के एफ में कब आएगा, जब इसकी इमेज ई डैश बन जाएगी बाय द फंक्शन एफ। तो ये के एफ में कब आएगा, ये के एफ में कब होगा, जब इसकी इमेज ए डैश होगी। तो अगर हमें पता करना है एक्स वाई इनवर्स के में है या नहीं, तो पता करो एक्स वाई इनवर्स की इमेज ई डैश है या नहीं। नाउ क्या फाइंड करोगे, नाउ क्योंकि ये नहीं समझ पाते हैं अचानक से ये स्टेप कैसे आ गया, तो शायद अभी क्लियर हो गया होगा। नाउ एफ एक्स वाई इनवर्स क्यों फाइंड करना है, समझ आ गया ये। अब लिखने से पहले बताओ क्या लिखोगे, इसको फाइंड तो करना है, ठीक है समझ गए, क्या करोगे अगले स्टेप में। अलग अलग कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है। एफ एक्स इंटू एफ वाई इनवर्स, क्यों, सिंस क्या, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। अब बताओ आगे, जल्दी बताते जाओ। एफ एक्स को ई डैश लिख सकते हैं। कल ही एक थ्योरम प्रूव की है हमने, एफ वाई इनवर्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, एफ एक्स इनवर्स इक्वल टू एफ एक्स होल इनवर्स। हाँ या नहीं, एफ एक्स इक्वल टू सॉरी एफ एक्स इंटू, इसको लिख सकते हैं एफ वाई होल इनवर्स, साइड में लिखना चाहो लिख लेना। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए होता है ना ये, क्या वाई भी बिलोंग करता है जी को, हाँ क्योंकि वाई अगर एक्स और वाई अगर हमने के एफ में लिखे हैं तो वो डेफिनेटली जी के ही एलिमेंट हैं, और जी के हर एक एलिमेंट के लिए हमने पढ़ा है एफ एक्स इनवर्स इक्वल टू एफ एक्स होल इनवर्स। ये प्रूव किया है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, मतलब जी में अगर वाई है तो ये वाई के लिए भी सही है। क्लियर। एफ एक्स के प्लेस पर बताओ ई डैश, एफ वाई के प्लेस पर अगेन ई डैश होल इनवर्स। आइडेंटिटी इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी ऑपरेशन, आइडेंटिटी आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से ऑपरेट करूं, 0 + 0 0, 1 × 1 1। अब 0 + 1 तो नहीं करोगे ना, आइडेंटिटी सेम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं ऑपरेशन हिसाब से। एक काम करना, इसमें अगर लिख रहे हो डॉट तो हर जगह लिख लेना, अदरवाइज कहीं भी मत लिखना। समझ आ गया होगा ये। तो ये कितना आ गया,
ई डैश, क्योंकि एफ एक्स वाई इनवर्स ई डैश है, मतलब एक्स वाई इनवर्स की इमेज क्या है, ई डैश, देयरफॉर एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। समझ आया ये? क्या लिख दोगे नीचे, हेंस कर्नेल इज अ सब ग्रुप, क्योंकि दोनों स्टेप प्रूव कर दिए हमने, जो बचा हुआ पार्ट था वो ये था, ये प्रूव हो गया या नहीं, हेंस KF that is kernel of F is a subgroup of, बताओ सबग्रुप ऑफ F या G, G का सबग्रुप है। चलो समझ आ गया होगा अच्छी तरह से कर्नेल क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेंज, लिखा रहे हैं जल्दी नोट करो इसको, हो गया होगा, अपने आप कर पाओगे, आज नहीं एक हफ्ते बाद, आज तो सभी कर लेंगे, अभी कर लोगे ना, तो इससे भी आसान थ्योरम है एक, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबग्रुप इज आल्सो अ सबग्रुप, उसको एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, वो बताओ कौन बताएगा अभी। इंटरसेक्शन ऑफ टू सबग्रुप इज आल्सो अ सबग्रुप, प्रूविंग, नहीं ऐसे ही देखो, इसमें अगर हम ये पूछें कि ये कैसे करेंगे तो इतना सब कुछ थोड़ी ना बताओगे, मतलब ये थ्योरी तो हर कोई लिख लेगा और हर कोई अलग अलग तरीके से लिखेगा, वो बात अलग है, तुम ज्यादातर लोग बिल्कुल वैसा ही लिखते हैं, तो लेट जी बी अ ग्रुप, और एक एक शब्द बिल्कुल वैसा ही लिखा मिलेगा, अगर ये कॉपी मिल जाए एग्जामिनर को तो उन्हें लगेगा बिल्कुल नकल करके आए हैं ये बच्चे। तो ठीक है, ये छोड़ो, एक और बताओ, आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, ये सारे बहुत अच्छे तरीके से इन अ ग्रुप, वो तो ठीक है, प्रूव करना है, कैसे करना है ये बताओ, थ्योरी छोड़ो, थ्योरी तो अपने आप लिख लोगे, जो दो तीन लाइन, जैसे इसमें देखो मेन काम क्या है, ये लास्ट वाले, अगर हम पूछेंगे कर्नेल को सब ग्रुप कैसे प्रूव करोगे, तो एक तो ये बोलोगे क्योंकि ई किसमें होता है, मतलब ई की आइडेंटिटी ई डैश होती है, इसलिए ई बिलोंग्स टू के, नॉन एम्प्टी हो गया। फिर ये बताओगे कि एफ एक्स ई डैश एफ वाई ई डैश, और ये पूरा बता दोगे शॉर्ट में, एफ एक्स एफ वाई ई डैश होंगे, और ये बस हो गया। बताने का तरीका तो ये होगा ना, अब ऐसा तो नहीं बताओगे बिल्कुल रटा हुआ लेट जी एंड जी डैश, फिर यहाँ देख रहे हो फिर वहां देख रहे हो कि क्या भूल गए हैं। तो अब बताओ कौन बता रहा है इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑल्सो अ सब ग्रुप। पहला पॉइंट तो याद कर रहे हो, यही तो प्रॉब्लम है, इसमें देखो हर एक स्टेप कनेक्टेड है, कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में कुछ डिसकनेक्ट हो गया। देखो ये हमें पता है कि कर्नेल को सब ग्रुप प्रूव करना है तो जी और जी डैश टू सब ग्रुप मानेंगे, टू ग्रुप मानेंगे, उनके बीच में एक होमोमॉर्फिज्म लिखेंगे। बाकी ये चॉइस है हमारी, कर्नेल के बारे में बात कर रहे हैं तो कर्नेल की हमने डेफिनेशन लिख ली, जिससे हमें आइडिया लग जाए जो भी कर्नेल में आएगा उसकी इमेज क्या हो जाएगी, ई डैश। फिर उसके बाद हमें अब प्रूव क्या करना है, गिवन के बाद प्रूव करना लिख लिया, कि नहीं प्रूव करना है के एफ सब ग्रुप है। अब के एफ सब ग्रुप है तो दो चीजें निकल के आती हैं, वो नॉन एम्प्टी और ये, तो देखो उसके बाद हमने फिर ये देखा नॉन एम्प्टी कैसे प्रूव हो सकता है, एफ इक्वल टू ई डैश, ये सभी को पता है, नॉन एम्प्टी प्रूव कर लिया। नाउ इट रिमेन्स टू प्रूव ये वाली लाइन, हर एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कनेक्ट है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। याद करने की जरूरत तो तब होती है जब स्टेप ये यहाँ खत्म किया, इसके बाद का हमें पता नहीं है, जहां भी खत्म करोगे अगली लाइन अपने आप दिमाग में आ जाएगी। ये खत्म कर दिया, अब वी नो दैट ये नॉन एम्प्टी प्रूव कर दिया, अपने आप ये दिमाग में आ जाएगा ये प्रूव करना है। याद करोगे फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे, समझ रहे हो। अब देखो अब याद आ गया होगा, बताओ क्या, देखो कर सकते हैं एसोसिएटिव से, लेकिन ये क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास वन स्टेप टेस्ट ए बी इनवर्स, जब भी सब ग्रुप प्रूव करना हो सीधे ये लाइन प्रूव करो, दो स्टेप, पहले नॉन एम्प्टी फिर, चलो ये भी छोड़ो, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन जल्दी, हमारे पास केवल 2 मिनट है, कल पढ़ेंगे रेंज।
चलो अब कौन बता रहा है ये बताओ। मतलब जब हम पूछें तो डेफिनेशन ये नहीं, हम ये पूछ रहे हैं किसको पता है, और तुम लोग गलत समझ रहे हो हम क्या पूछ रहे हैं, तुम लोग सीधे आंसर बताना शुरू कर रहे हो। हम ये पूछ रहे हैं साइक्लिक ग्रुप किसको पता है, कुछ लोग साइक्लिक ग्रुप ही, ये कोई आंसर सही है तुम्हारा? मतलब जो बोल रहे हो साइक्लिक ग्रुप किसको पता है, बोल रहे हो लेट जी बी अ ग्रुप, ये आंसर गलत है। किसको पता है का मतलब हमें पता है, हाथ ऊपर करना है, नाम बता सकते हो केवल अपना, लेट जी बी अ ग्रुप नहीं बता सकते हो। चलो किसको पता है साइक्लिक ग्रुप? इतने घबरा घबरा के क्यों बता रहे हो तुम लोग? डाउट में है अभी? बताओ गार्गी, लेट जी बी अ ग्रुप छोड़ के बताओ। तो लेट जी बी अ ग्रुप बोलोगे तो हमें ऐसा लगेगा याद करके आए। ठीक है, मतलब ऑल द एलिमेंट्स आर इंटीग्रल पार्ट। जब भी डेफिनेशन में प्रॉब्लम लगे ना, तो उसे कम से कम शब्दों में लिखने की कोशिश करो। मतलब कम कर लो, जैसे अभी इतना सब कुछ बोल रहे हो तुम, उसको कम कर लो, वो एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा। क्या? ऑल द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, यही साइक्लिक ग्रुप है, यही है ना। मतलब ईच एलिमेंट ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। समझ रहे हो? तो उनको अपने हिसाब से, जरूरी नहीं है जो लैंग्वेज हम बता रहे हैं, जैसे अभी एंडोमॉर्फिज्म पढ़ा हमने, अब पूरा लेट जी जी डैश ये सब पढ़ोगे तो भूल जाओगे। एंडोमॉर्फिज्म में सीधे सीधे हमने लिखा है, सबसे पहले कौन सा लिखा? नहीं, पहले होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म लिखा। एंडोमॉर्फिज्म क्या है? वन वन नहीं, होमोमॉर्फिज्म, जी से इटसेल्फ पर। फिर उसके बाद ऑटोमॉर्फिज्म आ गया, और ऑर्डर भी यही लिखना, जी से इटसेल्फ पर आइसोमॉर्फिज्म। फिर मोनोमॉर्फिज्म आ गया होमोमॉर्फिज्म के साथ वन वन, और फिर एपीमॉर्फिज्म आ गया होमोमॉर्फिज्म के साथ ऑन टू। ऑर्डर ऐसा रखो जो ऑर्डर से हम पढ़ते चले आए हैं, तो याद रहेगा। जैसे पहले हमने पढ़ा होमोमॉर्फिज्म, फिर हमने पढ़ा वन वन, फिर पढ़ा ऑन टू, इसी ऑर्डर में रख लो। बस हमें अब ऑर्डर याद है, बस ये याद रखना है पहला क्या होना चाहिए, एंडोमॉर्फिज्म, फिर ऑटोमॉर्फिज्म, इस हिसाब से ऑर्डर सेट कर लो। ठीक है, भूल जाओगे मतलब अभी। कल ये पढ़ के आओ, पहले कल हम पूछेंगे फिर आगे बताएंगे। रेंज के बारे में बता देते हैं, रेंज की डेफिनेशन अलग नहीं है, जो पहले पढ़ाई थी अभी कुछ दिन पहले वही है रेंज की डेफिनेशन। और रेंज किसका सब ग्रुप हो सकता है? रेंज तो यहाँ आएगा ना जी डैश में, तो रेंज जी डैश का सब ग्रुप हो सकता है। रेंज की डेफिनेशन पढ़ेंगे और कल प्रूव करेंगे रेंज इज सब ग्रुप ऑफ जी जी डैश। ठीक है, जा सकते हैं। हाँ। कल, अच्छा कल संडे है ना, कल का